और शूरा हमदर्द की जानब से मैं जो आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पर आज यहाँ इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मोहतरम अनवर महमूद खान साहब कि आप आज के मौजू के बारे में 10 मिनट में गुफ्तगू अपनी समेटें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमदर्द शूरा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि चंद अफ़कार परेशान आप ख़वातीन हज़रात के सामने पेश कर सकूँ। मुझे माशाल्लाह यहाँ टॉप ऑफ इंटेलिजेंशिया के उस्तादान गिरामी नज़र आ रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा कहना गैर मुनासिब होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब आपका। अब एक छोटी सी बात, हमदर्द शूरा का मेरा ये ताल्लुक़ जो है ये रिन्यू हो रहा है। कोई 1988 या 87 की बात है कि मैं चाना में था, और ये 2 मिनट जो है ये आप मेरे 10 मिनट से सर निकालेंगे। तो मेरा एक सरकारी विज़िट था चाना, तो वहाँ अब वो आज का चाना नहीं है, आप समझिए कि 50 साल पहले का चाना था, तो वो हमारे लेवल ही का था। तो उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान रखा हुआ था, तो 2 कमरे छोड़ के अगले दिन पता लगा कि हमारे को मेहमान मोहतरम हकीम सईद साहब भी हैं और वहीं तशरीफ़ फरमा है। तो फिर मुलाकात हुई और वो अकेले नहीं थे, ही हैड अ लिटिल यंग लेडी विद हिम ऑल्सो, तो शायद उनकी नवासी थी। तो मैं भी, चाइनीज़ आर गुड पीपल, उन्होंने फैमिली के साथ बुला हुआ था, तो मेरी डॉटर हम उम्र ही थी, तो मुलाकात हुई। तो वहाँ आई वॉज़ एक्सट्रीमली लकी। हकीम साहब से खाली इस्लाम दुआएं नहीं हुई, ही वॉज़ वेरी काइंड कि उसको, चूँकि मेरी उन दिनों तैनाती भी कराची में थी, तो फिर मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। और फिर जहाँ कहीं भी मैं था और जब तक रहा, अल्लाह आपको गरीक रहमत करे और आपके दर्जात बहुत बुलंद करे। ही वॉज़ ट्रूली अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट पेट्रियाट, और इंतहाई विजनरी थे वो। सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए, ये शायद अल्लामा ने उन जैसे हजरात के लिए कहा था। तो आज मैं जब दोबारा बहुत अरसे के बाद यहाँ आया हूँ तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपका मशकूर हूँ। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि भाई दुनिया की ताकतें क्यों मिटाएंगी? 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस में, मैं किसी को नहीं सुनता, किसी से बात नहीं होती कि जनाब हमारा मुल्क ख़तरे में है। चाहे आप नॉर्थ कोरिया को देख लें, अभी तक 1953 की जंग जारी है साउथ कोरिया के साथ, और खाली जंग बंदी नहीं हुई, ट्रूस है। इसी तरह से नेटो को देख लीजिए, जंग बंदी के लिए मौजूद है। 29 मुल्क, 6 से शुरू हुआ था। किसके ख़िलाफ़ है ये नेटो? मगर ये कोई नहीं कहता कि हमारा वजूद ख़तरे में है, हमें ताकत मिटा नहीं सकती। अब मैं इस बात को आपसे बता दूं कि अगर हम ख़ुद अपने आप को जहन में ये कर लेंगे कि खुदा न खास्ता कहीं बैकवर्ड, आगे पीछे ये भी हो सकता है, तो फिर वो हो जाएगा। खुदारा इस किस्म के ख़यालात को अपने जहन में मत आने दीजिए। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगा, खाली हज़रत कायद आज़म ही नहीं, जो बाबा कौम है, हकीमुल उम्मत मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं, और उस ज़माने में पाकिस्तान तो बना नहीं था, आप तो पाकिस्तान का ख्याल देकर गए थे ना। तो आप फरमाते हैं कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ख़ुदकुशी करेंगे, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। देखिए वो नापायदारी कहाँ है? हमें ये ख़यालात क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ बांग्लादेश, हमारे साथ हिंदुस्तान, और फिर वो छोटी छोटी जो रियासतें हैं अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, इंक्लूडिंग
कोलंबो या श्रीलंका कह लीजिए, भूटान, नेपाल टाइप, वो भी ये नहीं सोचते। आपको और मुझको ये ख्याल क्यों आता है? और माइंड यू, हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम हैं आबादी के हिसाब से, कितने फ़ख्र की बात यह है। और हम जी, हमारा वजूद ख़तरे में है। ये कौन शैतान है जो इस किस्म की बातें हमारे जहन में डालता है? इसको खुदा के लिए निकालिए। हैविंग सेड दैट, तो फिर हमारा मकसद क्या है? ये नहीं है कि शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। वो 4 घंटे की जंग थी, वो करके दिखा दी। और चूँकि मेरे शागिर्द, उनके शागिर्दों के शागिर्द, उन्होंने करके दिखाया, तो शायद रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में शायद मैं भी उसमें कुछ कर सकूं। मगर जब कौमें बनती हैं, बढ़ती हैं, तो फिर इस तरह से नहीं होती। उस्मानियों को देखिए, 600 साल हुकूमत की, उन्हें तो कभी ये नहीं कहा कि जनाब सल्तनत उस्मानिया ख़तरे में है। वो तो अतातुर्क आए, और अब देखिए एर्दोआन सल्तनत उस्मानिया का नाम नहीं ले रहा, मगर तुर्की तो है, और इट विल बी ग्रेट अगेन। पाकिस्तान को खुदा के लिए ये देखिए, जब से हम बने हैं, देयर इज़ ओनली वन डेस्टिनेशन, अ ग्रेट पाकिस्तान। अब हमें वहाँ रोक क्यों रहा है? हम रुक क्यों रहे हैं वहाँ पे? अब चूँकि वक्त का तकाजा है, निज़ामी साहब बहुत सख्त प्रेसिडेंट हैं, डिसिप्लिन कायदे ने कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो मेरी गुजारिश ये होगी बुखारी साहब से कि एक छोटा सा क्लॉक कहीं लगा दिया कीजिए, ताकि ये वो हो। खैर, कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, ताकि इसमें कुछ जान आए। तो याद रखिए कि हमें अगर किसी से ख़तरा है तो हमें ख़ुद से ख़तरा है। अब मैं ये बताऊंगा, इसमें सियासत में जाने की बात नहीं है। वो ख़तरा क्या है? लैक ऑफ मेरिट, वन वर्ड, लैक ऑफ मेरिट। अब आप जिस तरफ नज़र उठा के देखेंगे, जहाँ मेरिट है वहाँ पे पाकिस्तानीज़ आर सेकंड टू नन। नोबेल प्राइज़ चाहिए था, कोई पाकिस्तानी कहीं ना कहीं से घसीट के ले आया। अब अगर हम मेरिट के ऊपर उसको ना रखें और हम उसको मुल्क में दफन भी ना होने दें फ़िरका वारायत के ऊपर, भाई ये तो पाकिस्तान है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। ये रब्बुल मुस्लिमीन या रब्बुल मोमिनीन नहीं है, ये तो खालिक कुल है। चींटियों से लेके वेल मछली तक, और इंसान तो इसकी अशरफुल मखलूक़ात है। हमने इंसान को इंसान नहीं समझा, मगर हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर हम रख लेंगे, तो हमको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। आप थोड़ा सा सीन चेंज कीजिए और समझिए, खुदा न खास्ता अगर कायद आज़म की जगह कोई और होता तो आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे होते। ये क्यों हुआ? ला मुतज़लज़िल फेथ था एक शख्स में, जो कि इन हिज 70s उनका वज़न 100 पाउंड से भी कम था, डाइंग ऑफ टीबी, और उनका एतमाद, खुद एतमादी, और उनकी विल पावर देखिए। अंग्रेज़ों से वो लड़े, हिंदुओं से वो लड़े। यानी स्टैनली वॉलपोर्ट क्या कहता है कि दुनिया में एक वाहिद शख्स है जिसने तारीख़ भी बनाई, जोग्राफिया भी बनाया और एक कौम भी बनाई। और उसके बाद हम उसको कहते हैं, अरे क्या हम ज़िंदा रह भी सकेंगे या नहीं? मुझे इस टॉपिक से इख्तलाफ था, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम कुछ भी कहें, पाकिस्तान का डायरेक्शन एक है, दैट इज़ टू बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस। आप क्यों नहीं बन सकते भाई? आप में क्या नहीं है? आबादी की कमी है दुनिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैन पावर। याद रखिए, हमने अपनी मैन पावर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इतने इतने हीरे हैं हमारे मुल्क में। यानी आपका बुनियादी राइट है स्कूलिंग, बुनियादी राइट है हेल्थ, बुनियादी राइट है कि फ्रीडम टू चूज़ योर पाथ। हमने ये तीनों चीज़ें नहीं दी अपनी कौम को। और ये क्यों नहीं दी? इसलिए कि चंद मुफाद परस्त। फिर उसमें बात आ जाती है सियासत की, तो मैं तो सियासत से नाला हूँ।
वो पेशा गालिब वाली बार पेशा सिपागरी था, तो चलिए हवाबाजी हो गया। तो उसमें सारी उम्र रही, 37 ईयर्स आई स्पेंट इन एयरफोर्स। और उसके बाद मैं एक नाचीज़ सा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और थोड़ी सी खिदमत अंजाम देता हूँ GC यूनिवर्सिटी में कि एज अ प्रोफेसर। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जब हम कायदे आज़म को इस तनाजुर में देखें, शायद मेरी गुफ्तगू 10 मिनट में आप कहें ये बाबा कह के क्या चला गया। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक वो हकीकत है जिसको दुनिया तो मानती है, पाकिस्तानी नहीं मानते। मैं आपसे सवाल करता हूँ भाई ये क्यों? देखिए मेरिट की बात, थैंक यू सर, 2 मिनट, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें मेरे वो 3 मिनट तो निकाल दिए थे। हाँ, निकाल के दो। थैंक यू। हैविंग सेड दैट, देखिए पुरानी बात पे चले जाइए। अब हमारी आबादी बेहतर हो गई है, हमारा यूथ बेहतर हो गया, सब कुछ। एक बंदा था एयर मार्शल नूर खान, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ फ्लाइंग विद हिम। स्क्वाश को हाथ लगाया, वर्ल्ड चैम्पियंस। क्रिकेट को हाथ लगाया, वर्ल्ड चैम्पियंस। हॉकी को हाथ लगाया, वर्ल्ड चैम्पियंस। यानी जी PIA को हाथ लगाया, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑन द प्लेनेट। यानी चाइनीज़ अगर आप देखें, डेंग सियाओपिंग का मामू, वो पाकिस्तानी डेलीगेशन आके कहता है कि देखो जब आप लोग आए हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। उसने कहा भाई क्यों? उसने कहा कि देखो जब मैं आके बाहर निकला तो ऊपर से एक अजीब व गरीब चीज़ हमारे घर के ऊपर से गुजर रही थी, चक्कर लगा रही थी। ये PIA का बोइंग था। और PIA was the first jet operating airline in Asia। अब ये एक बंदा राइट मैन फॉर द राइट जॉब था, उसने क्या नहीं, यानी ज़रा नम हो तो ये मट्टी बरखेज़ है साकी। सर आपने मुझे 2 मिनट का कहा था, मैंने ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब।